नमस्कार। जयपुर बीकानेर बाईपास स्थित प्रिंस कॉलेज सीकर के इस शानदार कैंपस से मैं किशोर कुमार झा आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करता हूं। दुष्यंत कुमार का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही हो कहीं भी ये आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता हाल के दिनों में देश में सर्वाधिक चर्चा में रहा है। हमारे साथ प्रिंस कॉलेज के प्रिंस सिविल सर्विसेज विंग के फर्स्ट ईयर के एक्सपर्ट पैनलिस्ट शामिल हैं इस चर्चा में, जो इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में बेहद धारदार तर्क आपके सामने रखेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर मोटे तौर पर समझें तो एक देश एक कानून। 22वें विधि आयोग ने 30 दिन के अंदर भारत के नागरिकों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसमें यह कहा था कि समान नागरिक संहिता पर उन्हें अपने विचार रखने हैं। कल तक की ये रिपोर्ट है कि अभी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। लेकिन 2016 में जब विधि आयोग ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो उसमें ये माना गया था कि देश की जो वर्तमान हालात हैं उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया जाना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने एक्सपर्ट पैनल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मेरे दाईं ओर हैं प्रियांशी, वेदांत, मोनिका, स्नेहा, प्रशांत और आयुषी। ये एक एक कर पक्ष और विपक्ष पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले मैं सवाल प्रियांशी से करना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है, आप इस पर अपनी राय कैसे रखते हैं? जी सर, आज का जो मुद्दा है यूसीसी, जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कहता है वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। ये हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और जो प्रेजेंट की पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो मेजोरिटी ऑफ पीपल का अट्रैक्शन चाहती है। अगर अपन देखें, अपन रूरल बैकग्राउंड देखें तो अभी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास अभी इतनी एजुकेशन नहीं है कि इन चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। उनको लगेगा कहीं ना कहीं से इसका रिलीजन ख़त्म होगा। जैसे अभी हाल ही का एग्जांपल दूँ तो किसान आंदोलन हुआ था, उन पे ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका रिजल्ट सबको पता। अगर यूसीसी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया तो कहीं ना कहीं ये रूरल पीपल्स पे, उनके आत्मा पर थोड़ा दबाव डालेगा। और कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जब वन नेशन वन लॉ नहीं हो सकता क्योंकि अपने देश में डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। वेदांत, इस मसले पर आप पक्ष में क्या विचार रखते हैं? सर्वप्रथम यूसीसी किसी रिलीजन को डायरेक्टली टारगेट नहीं करता है। इसका मतलब है कि जो पर्सनल लॉज अभी प्रिवेल कर रहे हैं उनका मॉडर्नाइजेशन हो, उनका ह्यूमनाइजेशन हो, जिससे सबको इक्वली रखा जाए और जो इंडिविजुअल है उसकी सिक्योरिटी को हम सिक्योर कर पाए। यूसीसी के आने से जो लोग मानते हैं कि उनके रिलीजन पर इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिलीजन का जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसको हटा दिया जाएगा। और हाल ही में जो 22वें लॉ कमीशन का गठन किया गया है उसकी रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पिछले कई सालों में जो लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं उनमें ये फाइनल किया गया था कि यूसीसी आना चाहिए। पार्लियामेंट को बहुत बार एडवाइस भी दी थी और इस रेफरेंस में कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है, तो राष्ट्रहित में हमें यूसीसी का स्वागत करना चाहिए। हमारा अगला सवाल मोनिका से है। मोनिका, आपको क्या लगता है कि भारत की जो बहुत सांस्कृतिक और बहुत धार्मिक क्षेत्र में यूसीसी जो अगर इम्पोज हम करते हैं, यूसीसी को लागू करते हैं, तो ये कैसे बाधा पहुंचाती है? आप इसके विपक्ष में बोलना चाह रही हैं। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से परिपूर्ण है, तो इंडिया जैसी एक कंट्री के अंदर मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल जो कल्चर्स जो है वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो पहले तो ये लोगों के जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन है, ये इसको जो है वो अफेक्ट करेगा। दूसरा, अगर जो सिटीजन्स है उनके राइट्स है टू अडॉप्ट एनी कल्चर, ये उसको भी बाधा पहुँचाएगा। और दूसरी बात, जो कुछ लोग बोलते हैं कि गोवा, जहाँ पर यूसीसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन उनको मेरा बोलना ये है कि गोवा, जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत कम है, वहाँ पर ये जो है यूसीसी एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा और ये ना ही वहाँ की इतनी डाइवर्सिटी है जो कि ये वहाँ अफेक्ट करेगा। तो अगर यूसीसी इंडिया में लागू होता है तो ये पहले तो इंडिया की पहचान, विविधताओं का देश, इससे हमें समझौता करना पड़ेगा। स्नेहा, आप इसको किस रूप में देखती हैं?
मैं संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि यूसीसी की जब हम गोवा के संदर्भ में बात करते हैं तो मानिए गोवा एक छोटा सा प्रदेश है। वो एक इतने छोटे से कल्चर को देख के आप ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में सेम लॉ और सब कुछ सेम अप्लाई कर दिया जाएगा। और जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये हिंदू बेस्ड है, हिंदू लॉ को प्रिवेल करेगा। बट क्या हिंदू लॉ में गलतियाँ नहीं हैं? क्रिश्चियन, जैन, पारसी ऐसे कई धर्म हैं जिनको सेम हिंदू लॉ ही गवर्न करता है, तो क्या उनका कल्चर डिस्टिंक्ट नहीं है? और जहाँ तक रही मुस्लिम लॉ की बात, तो मुस्लिम लॉ के अंदर द वुमेन आर लिविंग एट द मर्सी ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बिकॉज वहाँ पे एक वो बॉडी है जो गवर्न बाय मेन है। वहाँ पे वुमेन के कोई कहना ही नहीं है। जैसे वुमेन वहाँ पे कुछ अपना प्रिवेल नहीं कर सकती, कुछ राइट नहीं मांग पा रही है। क्यों? क्योंकि उनका एक पर्सनल लॉ बोर्ड है और वो जो फॉलो करते हैं वो उनको कोई राइट नहीं दे रहा है। तो मुझे ऐसा है कि अगर हम लोग मल्टी कल्चर और मल्टी डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर इसे देखोगे तो यूसीसी कभी नहीं आ पाएगा। और हमें इक्वल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स को ठीक तरीके से प्रिवेल कराना है, उन्हें देना है अच्छे से, तो यूसीसी बहुत ज़रूरी है। प्रशांत, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर यूसीसी को डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के एक भाग होने के रूप में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इसको संवैधानिक पक्ष के रूप में किस प्रकार से देखते हैं? जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मतलब यूसीसी है उससे डीपीएसपी में ही क्यों रखा गया है। तो डीपीएसपी में वे आर्टिकल्स या लॉज रखे गए हैं जिनका पास्ट में मतलब कोई सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे लागू नहीं कर पाए थे, तो उनको डीपीएसपी में रखा गया है। डीपीएसपी में टोटल 16 आर्टिकल्स है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यूसीसी के अलावा जो 16 अनदर जो आर्टिकल्स है उन एक्ट के बारे में बोलना चाहूँगा। डाउरी एक्ट 1961 को लागू किया गया था, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि दहेज प्रथा से लेकर के आज भी ऐसी क्रूशियल बातें सामने आती हैं कि आज भी धड़ल्ले से हमारे समाज में दहेज प्रथा को फॉलो किया जा रहा है। और तो क्या यूसीसी को जल्दी से लागू हो जाए तो क्या ये संभव हो पाएगा कि सारे देश में सभी तरह से समानता आ जाएगी? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा ट्राइबल्स के ऊपर। ट्राइबल्स के अपने एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है, वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके कल्चर के अनुसार वे अपने औषधियाँ बनाते हैं और पेड़ पौधों को पूजा भी करते हैं और अब जीव जंतु है जो जंगल के, उनको भी रक्षा करते हैं। यदि उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो उनकी कल्चर डिमिनिश हो जाएगी। अगर उनकी कल्चर डिमिनिश हो गई तो वह किस प्रकार से सर्वाइव कर पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। आगे की बात मैं करना चाहूँगा ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। ट्रांसजेंडर्स आज से कुछ साल पहले हम मानते थे कि ट्रांसजेंडर्स जो है वो हमारे इक्वली नहीं है, परंतु धीरे धीरे लोगों की धारणाएं बदली। लोगों की जब धारणाएं बदली तब उन्होंने माना कि ट्रांसजेंडर भी हमारे तरह ही लोग हैं, इनको भी समानता मिलनी चाहिए। तो उसी प्रकार मैं यूसीसी से इसे लिंक करना चाहूँगा कि जब लोगों की धारणाएं बदलेगी यूसीसी के प्रति तभी इस लॉ को लागू कर सकते हैं। मेरी यही राय है। अब मैं आता हूँ आयुषी के पास। तो आयुषी, आप इसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? हमारी मोस्टली कम्युनिटीज़ का यही माइंडसेट रहता है कि डीपीएसपी का सिर्फ एडवाइजरी नेचर होता है और वो जो हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी कंट्री को डीपीएसपी ने काफ़ी दशकों से गाइड किया है। हमारे अपोजर्स का कहना है कि डीपीएसपी का नॉन मैंडेटरी नेचर है। बट जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया पहले इतना डेवलप नहीं था और हमारी कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट आज के समय में इंडिया इतना डेवलप्ड हो चुका है इन सोशल, इन इकोनॉमिक, इन एजुकेशनल सेक्टर। सो अकॉर्डिंगली डीपीएसपी शुड बी इम्प्लीमेंटेड लाइक ऑन केस टू केस बेसिस। एंड मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी भी डिस्कस करना चाहूँगी। 21A वॉज पार्ट ऑफ डीपीएसपी एंड उसे कुछ टाइम के बाद फंडामेंटल राइट्स में ऑब्लिगेटरी कर दिया गया इन यूनिफॉर्म वे। तो अगर 21A को हम फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर सकते हैं तो आर्टिकल 44 को क्यों नहीं? जबकि इन दोनों का ही मोटो हमारी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाने का है। और सिर्फ बात आर्टिकल 44 की नहीं है, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 39A, तो इन्हें भी हमें फंडामेंटल राइट्स में ऐड करना चाहिए। और जहां हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रिटी की, उसके लिए सबसे पहले तो हम सबको लिबरल आइडियोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि हमें वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के एक्सप्लोजर से ही मिलती है। सो डीपीएसपी शुड बी इम्प्लीमेंटेड। मेरा अगला सवाल प्रियांशी से है। प्रियांशी, यूसीसी को लागू करने में भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से विवादास्पद बनती जा रही है? आप इस पर क्या ओपिनियन रखती हैं? यस सर,
अगर अपन इतिहास की बात करें तो पिछले कई सालों में जब से कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है तो अपन पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि सिविल केस में कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज को फॉलो किया जाता है। जैसे अपनी सोसाइटी में डाइवर्स ऑफ कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, तो सोसाइटी का कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर्सनल लॉज के थ्रू ही अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यूसीसी अगर आया तो कहीं ना कहीं उन लोगों का रिलीजन खतरे में आ सकता है। वेदांत, आप क्या विचार रखते हैं इस पर? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब बात करते हैं तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यूसीसी का जो मोटो है वो सभी लोगों को और सभी धर्मों को समान रूप से रखना है, ना कि किसी सेक्टर या किसी कम्युनिटी को साधारण रूप से रखना है। और जब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स के टाइम से, जब उन्होंने पर्सनल लॉज को इंट्रोड्यूस किया था। तो उनका ये मोटिव था कि यदि हम कम्युनिटीज़ को और उनके कल्चर को हम खुश रखेंगे तो लोग हमें भी खुश रखेंगे। तो ये उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया। और जब भारत आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी डिबेट्स हुई, तो उस समय के.एम. मुंशी, राजकुमारी अमृता कौर, हंसल मेहता, ऐसे कई जने लोग थे जो यूसीसी को सपोर्ट कर रहे थे कि यूसीसी लाना चाहिए। और उसी समय जैसे ओपोजर्स में इस्माइल साहब थे, तो उनका कहना था कि यूसीसी को अभी हम ला नहीं सकते। तो कंक्लूजन ये निकला कि यूसीसी को अगर हम एथिकली पर्सपेक्टिव से देखें, मॉरल पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जस्ट है, इसको आना चाहिए, इसको लाना चाहिए। और उस समय बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि कभी कभी लॉजिक हार जाता है और सेंटिमेंट जीत जाता है। तो सेंटिमेंट्स के साथ में अभी कोई रिस्क नहीं ले सकते। और आज़ादी के जो इनिशियल फेज़ में, जब अभी इंडिया नया इंडिपेंडेंट हुआ है, अभी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस टाइम पर उन्होंने इस बात को कहकर टाल दिया था और इसे डीपीएसपी का पार्ट बना दिया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि आगे जब बदलाव आते हैं तो इसे ऑब्लिगेटरी किया जाएगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। और जैसे चेंजेस हुए तो चेंजेस का रेफरेंस क्या हो सकता है? जजमेंट्स हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अगर हम देखते हैं, बहुत सारे जो लैंडमार्क केसेस थे, जैसे एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, पन्नीलाल बंसीलाल पित्ती वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, अहमद खान वर्सेस सरिया बानो केस, और सरला मुदगल केस जो कि बहुत फेमस केस है। और ऐसे कई सारे केसेस आए जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बार बार बोला कि यूसीसी को लाया जाए। और इसके साथ ही पार्लियामेंट ने एक अपना एफर्ट दिया कि 22nd लॉ कमीशन को एनेक्ट किया कि वो सारी कम्युनिटीज़ से 1 to 1 डिस्कस करे और इसके बारे में अपनी राय दे। लेकिन जब ये कंक्लूजन निकल ही गया है कि यूसीसी को लाना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट को बाईपास कर रहे हैं, तो ये अनएथिकल है। और अगर यूसीसी स्थापित होता है तो इसके नैतिक तत्वों के प्रभाव से समानता आएगी। 70 साल से ये जंग जारी है और अभी इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलना चाहिए। ठीक है, मैं मोनिका की ओर जाता हूँ। मोनिका, ऐसा माना जाता है कि सुशासन के लिए राज और धर्म का अलगाव बेहद ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी के इम्पोज होने के बाद कहीं ना कहीं ये इंडियन सेकुलरिज्म के फैब्रिक्स को चोट पहुंचाएगा? ओबियसली जो स्टेट और जो रिलीजन है उनकी सेपरेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल के राइट्स जो है उनका अगर उल्लंघन हो रहा है तो स्टेट को उसके अंदर इंटरवेंशन करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जो रिलीजियस कंडक्ट है उसके अंदर कोई भारी प्रभाव ना पड़े। और इसका एग्जांपल जो है वो सबरीमाला केस हो सकता है। जैसे सबरीमाला केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लैंडमार्क जजमेंट दिया था, लेकिन ड्यू टू वो बात अलग है कि भाई पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से थोड़ा वो अलग हो गया था। और जैसे इंडिविजुअल राइट्स के लिए बहुत सारी सीआरपीसी और आईपीसी जो है उनको भी जो है वो चेंज किया गया है। स्नेहा, आप इस पर क्या विचार रखती हैं? मैं कहना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि हमें स्टेट को और रिलीजन को अलग रखना चाहिए, पर ये हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लॉ कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं जो हमारे सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है। जैसे कि सरिया बानो केस, उसके बारे में कौन नहीं जानता। उनकी जजमेंट आई थी, वो चाहती थी कि वो इतने साल तक अपने हस्बैंड के साथ रही हैं, तो वो चाहती थी कि उन्हें एक मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि यस उन्हें मिलना चाहिए, उनका फंडामेंटल राइट है, वो इक्वालिटी उन्हें मिलनी चाहिए। पर क्या हुआ?
पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और सबने अपने वोट बैंक को ध्यान रखते हुए उसे चेंज कर दिया। और वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि पर्सनल लॉज ने साथ दिया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सिर्फ पर्सनल लॉज के नाम पे उनसे उनका फंडामेंटल राइट छीन लिया गया। अगर उस समय ऐसा नहीं होता और अगर हमारे पास यूसीसी होता तो ऐसे कई केसेस हैं जो नहीं होते। कई ऐसी वुमेन हैं जिन्हें राइट्स मिले होते और जिन्हें ये सब सफ़र नहीं करना पड़ता, जिन्हें सिर्फ मेंटेनेंस के लिए डाइवोर्स केसेस में प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और ना जाने कितनी, जैसे अडॉप्शन के केसेस कितने होते हैं जहाँ पे मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, जहाँ की वुमेन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वहाँ पे उन्हें नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि पर्सनल लॉस कहीं ना कहीं बीच में तकलीफ देते ही हैं। ठीक है, मैं प्रशांत पे आता हूँ। प्रशांत, ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक विश्वासों में राज्य का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ जाएगा यूसीसी के लागू होने के बाद, क्या आपको ऐसा लगता है? यस सर, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। यदि हम दूसरे कंट्रीज लाइक यूएसए में देखें तो यूएसए में स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो रिलीजियस एस्पेक्ट में हस्तक्षेप करे, चाहे वह सही हो चाहे वह गलत हो। परंतु इंस्टेड ऑफ यदि अपन अपने कंट्री में देखें तो स्टेट को ये राइट है कि वो अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स है जो लोग फॉलो करते हैं उनके पर्सनल लॉ में यदि कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यदि कुछ खामियां कुछ गलतियां, तो उनको सुधारने के लिए वो अमेंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि राख ठंडी सही अंदर अंगार छुपे बैठे हैं, राख ठंडी सही अंदर अंगार छुपे बैठे हैं, समुद्र शांत सही अंदर ज्वार छुपे बैठे हैं, न जाने कौन कहाँ कौन से उद्गार छुपे बैठे हैं। तात्पर्य यह है कि यदि राख को ठंडी समझकर उसके ऊपर भूल से पैर दे देते हैं तो हमारा पूरा पैर छलनी हो जाता है। और दूसरा बात, यदि अपन समुद्र को शांत समझकर उसे कमज़ोर मान लेते हैं लेकिन उसमें त्वरित जो ज्वार उठते हैं उससे कहीं ना कहीं वो अपन को चोटिल भी कर सकते हैं। इसलिए जो तीसरा कोट है उसमें लिखा हुआ कि न जाने कहाँ कौन से लोगों के उद्गार छुपे बैठे हैं। तो लोगों के उद्गारों को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए पर्सनल लॉज में अमेंडमेंट करने चाहिए। बल्कि यूसीसी तो यह चाहता है कि स्टेट्स रिलीजियस एस्पेक्ट्स में सीधा इंटरफेयर करता है, तो यह नहीं करना चाहिए। यही मेरी राय है। आयुषी, इस पर आप अपना विचार किस प्रकार से दे सकते हैं? आपकी क्या राय है इस पर? यस सर, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। सो जो हमारे मोस्टली पीपल है उनका यही है कि स्टेट को रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट मेरा मानना है कि स्टेट और रिलीजन दोनों को साथ में वर्क करना चाहिए फॉर को एग्जिस्टेंस। और एंड सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी कि दैट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ स्कोप टू प्रैक्टिस रिलीजन्स। बट अगर हमारी कंट्री में ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती है जिसमें अनफेयरली अगर कोई रिलीजन प्रैक्टिस होता है या अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होता है तो उन सिचुएशन में स्टेट का रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना इज नॉट अ बैड थिंग। एंड यूसीसी ऑल्सो एम्स द सेम थिंग टू कार्व आउट द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन फॉर स्मूथ गवर्नेंस एंड यूनाइटेड स्टेट। एंड अगर स्टेट और रिलीजन दोनों साथ में वर्क करेंगे तो इसका ये भी फ़ायदा है कि हमारी सोसाइटी के काफ़ी सारे सेक्शंस के इंटरेस्ट को ये सेफ गार्ड भी करेगा। सो स्टेट एंड रिलीजन कैन वर्क कैन को एग्जिस्ट साइड बाई साइड। मेरा सवाल प्रियांशी से है। प्रियांशी, क्या आपको लगता नहीं है कि क्या ये न्यायोचित नहीं है कि पर्सनल लॉज में अमेंड किया जाए बजाबती यूसीसी को एक तरह से इम्पोज करने की अपेक्षा? क्यों नहीं हम अपने व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन कर दें? यस सर, जैसे आपने बोला कि पर्सनल लॉज को थोड़ा और प्रभावशाली और थोड़ा और सुधार करना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। जैसे 3 तलाक हुई थी उसमें थोड़ा सुधार कर दिया पर्सनल लॉज में, पर यूसीसी डायरेक्ट पूरा लाना ये सही नहीं है। अगर कुछ पर्सनल लॉज में खामियां हैं तो उनमें थोड़ा सुधार करना चाहिए ताकि जो अपने देश में कल्चर है वो बना रहे और जो डाइवर्सिटी है वो अफेक्ट ना हो। थैंक यू। ठीक है, वेदांत, आप अपना ओपिनियन दें इस पर। तो यूसीसी और पर्सनल लॉस को हम थोड़ा डिफरेंस से समझते हैं कि जब बात यूसीसी की होती है तो वो एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी है, वो सब पे अप्लाई होगी इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कम्युनिटी। और जो उसके बनाए हुए लॉज होंगे वो सब पर अप्लाई होंगे और यूनिफॉर्मली रहेंगे। लेकिन जब पर्सनल लॉज होते हैं तो पर्सनल लॉज किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक के एक रिलीजन से, उस रिलीजन के फॉलोवर और उन फॉलोवर्स से बनी हुई एक कम्युनिटी, वो वहीं पर प्रिवेल करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर उसी कम्युनिटी में से कोई एक आ जाए और वो बोले कि मेरे जो राइट्स है, जो मेरी सिक्योरिटी है, जो मेरी पर्सनल लिबर्टी है, वो मेरे ही राइट्स जो मेरे पर्सनल लॉज है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? तो वहाँ पर हमें कुछ और अल्टरनेट चाहिए, कुछ ऐसा जो सब पर अप्लाई हो। ये नहीं है कि पर्सनल लॉज कंप्लीट हो सकते हैं कहीं पर, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। एब्सोल्यूट डिफरेंस तभी आएगा जब कोई चीज़ कलेक्टिवली अप्लाई होती है। तो ये सोचने वाली बात है
और हमें इस पर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, मैं मोनिका पे आता हूँ। मोनिका, आप बताएं कि अगर हम किसी अन्य देशों से तुलना करें तो भारत में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी? इसमें पहले तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी कंट्री से जो है इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर यूसीसी लागू करने से रिलेटेड यूएस से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यूएस जो है वो इतनी डाइवर्सिटी से परिपूर्ण नहीं है। इसके बजाय हमें अदर सेकुलर कंट्री जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है उनसे कंपैरिजन करना चाहिए। यूसीसी को एकदम अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन है, उनके अपने पर्सनल लॉज है और कहीं ना कहीं यूसीसी जो है वो किसी ना किसी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज को अफेक्ट करेगा। तो हमें बजाय यूसीसी को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने के बजाय हमें पर्सनल लॉज जहाँ पर जो पर्सनल लॉज के अंदर जो डिस्क्रिमिनेटरी जो पार्टिकल्स है उनको अमेंड करना चाहिए। ठीक है, इस पर स्नेहा आप अपना ओपिनियन दें। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी है, हमारे पास ये है, वो दिक्कतें हैं, और हम बाकी कंट्रीज़ का एग्जांपल देते हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है तो वो यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट एज यू कैन लुक एट ग्रेट ब्रिटेन, दैट वी कॉल देम एज सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन, दे weren't एबल टू एक्सेप्ट द LGBT राइट्स, दे डिड नॉट गिव देम राइट्स। उन्होंने उन्हें राइट्स नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसे थी। क्या वहाँ पे डाइवर्सिटी थी? नहीं, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत कम है। पर इंडिया में हम देखें तो हमने उन्हें राइट्स दिए हैं। हमने उन्हें राइट्स दिए हैं कि वो अपना जीवन बाकी लोगों की तरह ही जी सकते हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम है। तो जब आप इंडिया की बात करते हैं कि डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ पे नहीं लाया जा सकता, तो सबसे बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल है हमने LGBT को राइट्स दिए हैं तो हम यूसीसी दे सकते हैं। बस बात इतनी आ जाती है कि हम बस ब्रिटेन का वो फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे ऊपर इम्पोज किया था। जो कई लोग हैं वो उसी में सिमट कर रह चुके हैं कि हमारे पहले समाज में ये प्रिवेल होता था और स्टिल वो उसी पे बिलीव कर रहे हैं। बट वो ये भूल जाते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के पर्सनल बेनिफिट के लिए था, ना कि हमारे बेनिफिट के लिए। तो बार बार यूसीसी को ये सोचकर कंपेयर करना कि बाकी कंट्रीज़ में तो आ सकता है बट इंडिया में डाइवर्सिटी की वजह से नहीं आ सकता, तो एक गलत धारणा है, इसको बदलने की ज़रूरत है। प्रशांत, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूसीसी और पर्सनल लॉज का वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को दूर कर दे? Yes, sir. I want to draw the attention of our Indian public on the particular case study. मान लीजिए एक गरीब दिहाड़ी मजदूर है, वह अब सुबह रोजगार के लिए चला जाता है, पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को थक हार कर घर आता है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। और क्या उसे यूसीसी के फ़ायदों और नुकसान के बारे में पता है? जब तक भारत के कुछ सत्ताधारियों की वजह से हम कोई लॉ को किसी देश में अमेंड नहीं कर सकते, बाकी पूरी जनता की संस्कृति, भारत की विविधता, वो उसको भी देखना पड़ेगा। जब हम भारत की विविधता और संस्कृति की बात करें तो भारत के उत्तर की पहाड़ों को देखें, दक्षिण के पठारों को देखें, पूर्व के मैदानों को देखें और पश्चिम के थार मरुस्थल को देखें। प्रत्येक जगह में इन एवरी कल्चर मतलब एवरी स्टेट में कल्चर आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी कल्चर में वेरिएशन है, इतने धर्म में वेरिएशन है, इतने त्योहारों में वेरिएशन है, तो क्या यूसीसी इन सभी पहलुओं को अपने पक्ष में लेने के लिए सार्थक हो पाएगी? मेरा ये राय है। और आयुषी संदर्भ में आपका क्या विचार है? अगर हमारे पास ऑलरेडी यूसीसी इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन रहता है तो व्हाई देयर इज नीड टू ब्रिंग एनी अदर ऑल्टरनेट टू फॉर रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी? We know that UCC ensure equal rights and opportunities to all, irrespective of religion, and it will also eliminate the discriminatory practices too. हमारी कंट्री में क्रिमिनल लॉ सब पे इक्वली इम्प्लीमेंट होता है, तो सिविल लॉ क्यों नहीं? हमारा यूसीसी इम्प्लीमेंट करने से किसी भी फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ वन चॉइस के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हम किसी भी मंदिर में पुजारी को पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं। मस्जिद में काजी होगा और चर्च में पादरी, तो हम किसी भी रिलीजन को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूसीसी लागू करने से सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। प्रियांशी, मेरा सवाल आपसे है कि भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसको जो पर्सनल लॉज हैं जहाँ जहाँ बने हुए, वो किस प्रकार से उसको चोट पहुँचाते हैं? अगर भारत की एकता पे बात आई तो नेहरू जी का एक बहुत बढ़िया कोटेशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये एकमात्र सोसाइटी का एक मोटो है। क्या पहले अपने देश में यूनिटी नहीं थी? क्या पहले यूसीसी था या नहीं था? नहीं था, पर यूनिटी थी ना। तो अगर यूसीसी लाने से यूनिटी आएगी तो ये बात गलत है। डाइवर्सिटी होनी चाहिए पर यूनिटी भी होनी चाहिए। हमारे देश में अलग अलग कल्चर है,
उसी के साथ अपन को यूनिटी एक्सेप्ट करनी होगी, जिससे अपने देश में रिलीजन कोई खतरे में ना आए और अपने देश में मल्टीकल्चर बना रहे, उसमें कोई बाधा नहीं आए। वेदांत, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम एग्री करते हैं, लेकिन मैं एक और स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि जब रिलीजियन और स्टेट वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में तब भी एग्जिस्ट करते हैं जब वो आपस में मिक्स ना हो जाए। और यहाँ पर एग्जैक्ट सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिलीजियन है वो इंटरवीन कर रहा है किसमें, कि जो सेक्युलर स्फेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्टेट का, वो उसमें इंटरवीन कर रहा है। और इसके बाद में क्या होता है कि जब पर्सनल लॉस के लिए जो लिबर्टी मिल जाती है कम्युनिटीज़ को, वो अपने पर्सनल लॉस को फ्रेम भी कर देते हैं। उसके बावजूद भी कई बार हमें पार्शियलिटी देखनी पड़ती है। जैसे कि कोई औरत है, उसे मेंटेनेंस मिल रहा है क्योंकि वो किसी कम्युनिटी से है, और किसी औरत को मेंटेनेंस नहीं मिलता क्योंकि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती है। एक औरत है, उसको 3 बार एक तलाक वर्ड बोलने से उसको रिलीजियसली उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और कोई दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके मैरिटल राइट्स है वो सिक्योर है पूरी तरह से। कोई एक आदमी है, वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है क्योंकि वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई, एक लड़का पैदा नहीं कर पाई, और वो बिना किसी जुडिशियल प्रोसिक्यूशन के वो दूसरी शादी कर पा रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमें पार्शियलिटी दिखा रही है कि जो कम्युनिटी राइट्स है वो स्पेसिफिकली हर रिलीजन के लिए वो हमें पार्शियलिटी वहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहीं पर अगर यूसीसी होता है तो वहाँ पर हमें पार्शियलिटी के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो हमें देखना है कि हमें कम्युनिटी को सिक्योर करना है या नेशनल इंटीग्रिटी को रखना है। ठीक है। मोनिका, एक सवाल यह है कि यूसीसी और जो पर्सनल लॉज हैं और उन कानूनों में कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए न्यायोचित है और वो कैसे है? अगर हम यूसीसी और पर्सनल लॉज दोनों के अंदर कंपैरिजन करें तो आई थिंक जो पर्सनल लॉज है वो ज़्यादा इंडिविजुअल सिक्योरिटी को जो है वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये फेवर करते हैं इंडिविजुअल के आइडियोलॉजी की और उनकी जो स्पेसिफिक नीड है उसको। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि जो 3 तलाक बोलने से एक औरत जो है वो अपनी शादी से हाथ धो बैठती है, क्या उसके अंदर औरत का कोई राइट नहीं है? क्या वो अपोज नहीं कर सकती? तो इसके अंदर ये जो है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का पर्सनल लॉ है, तो इसको अमेंड किया गया है और यही बोला गया है कि जो पर्सनल लॉज के अंदर जो ऐसे पार्टिकल्स जो कि एक औरत को दूसरी औरत से अलग बनाते हैं या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो रोल जो है वो प्ले करते हैं, तो उन पर्सनल लॉज को अमेंड करना चाहिए, ना कि पूरा यूसीसी थोपकर इंडिया की डाइवर्सिटी को खतरे में डालना चाहिए। और मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी कि भारत जिसकी पहचान है विविधताओं का देश, तो क्या कोई लॉ या फिर कानून इतना प्रभावशाली हो सकता है कि हमें अपनी देश की पहचान से उसकी भरपाई करनी पड़े? ठीक है। स्नेहा, आप इस पर क्या राय रखती हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि पर्सनल लॉज रहेंगे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगी। बट पर्सनल लॉज की कितनी सारी खामियां जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे हिंदू लॉज की जो खामियां हैं कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं उनके, जैसे कि कोई भी वुमेन है उसके पास प्रॉपर्टी है और उसकी फैमिली में कोई नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी पे पहला हक उसके हस्बैंड का आ जाता है, हस्बैंड की फैमिली का आ जाता है। सेकेंडली मुस्लिम लॉ में भी खामियां हैं कई, और जहाँ तक रही क्रिश्चियन लॉ की खामियां, उसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो कि एक रीसेंट केस भी रहा है। एक वुमेन थी और एक हस्बैंड, उन दोनों ने बस इतना कहा था कि हमें डाइवोर्स चाहिए, और बट पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग उन्हें कहा गया कि उन्हें 1 साल के लिए साथ रहना होगा, और जिस बीच उस वुमेन का मर्डर हो जाता है। तो क्या वो सही था? अगर वहाँ पे पर्सनल लॉ नहीं होता तो उन्हें जल्दी डाइवोर्स मिलता और ये केस नहीं होता, उसको जल्दी डाइवोर्स मिल जाता तो उसकी लाइफ बचती और वो अपनी आगे लाइफ जी सकती थी। और जहाँ तक रही है ट्राइबल कल्चर सिक्योर करने की बात, तो वुमेन को एक्सो कम्युनिकेट कर दिया जाता है अगर वो अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी कर ले, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, नहीं कुछ और मिलता है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पेक्युलर कल्चर एंड दैट्स जस्ट अ नेम। उससे कोई कल्चर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, बस कुछ लोग हैं जो हाई पोजीशन पे हैं जो अपने हिसाब से पर्सनल लॉज को अमेंड कर रहे हैं, जैसे उन्हें ठीक लग रहा है वो उसे प्रिवेल करवा पा रहे हैं। बट अगर यूसीसी होगा तो जो लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, जिनके राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है। प्रशांत, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इन तमाम चर्चाओं और परिचर्चाओं के बाद हम अंतिम दौर में पहुंच गए हैं, तो इस अंतिम सवाल के बाद हम इस डिबेट की परिचर्चा को यहीं विराम देंगे। प्रशांत, हमारा आपसे सवाल है कि इन यूसीसी पर वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है? जी,
इस बात पर मैं कहना चाहूँगा कि बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक महान दार्शनिक प्लूटो के बारे में बताना चाहूँगा। उनका कहना है कि मान लीजिए एक समुद्र में बड़ी जहाज़ तैर रही है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स है और जहाज़ को तैराने वाला एक नाविक भी है। अब जहाज़ को डायरेक्शन देने की, किस डायरेक्शन में जहाज़ को जाना है, तो वह किसकी मदद लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स की या उस नाविक की? आई थिंक हमें उस नाविक की हेल्प लेनी चाहिए जो हमें डायरेक्शंस बताएगा। वही ये बात यदि मैं यूसीसी में देखूं तो स्टेट्स में मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स जो बैठे हुए हैं वो माइनॉरिटीज़ पर अपने लॉज थोपना चाहते हैं, लेकिन यूसीसी को लागू करने से पहले माइनॉरिटीज़ की धारणाएं और विविधताओं की कल्पनाओं को जितना बहुत ही आवश्यक है। और अंत में मैं एक और बात कहना चाहूँगा इसके यूसीसी के ऊपर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कोट कहा था कि समटाइम्स सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आर विन आवर द राइट्स। मतलब कि कई बार लोगों की भावनाएं जो लॉज या राइट्स है उन पर जीत जाती हैं। ये आज से बहुत साल पहले कहा था, लेकिन आज भी ऐसी समस्या है कि लोगों की भावनाएं, लोगों की संस्कृति, लोगों की कल्चर, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो मतलब बात कह सकते हैं कि यूसीसी उनको फेवर में डालने के लिए यूसीसी को इसको फेवर में लाना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि यूसीसी को लागू नहीं करना चाहिए, लागू करना चाहिए, परंतु लोगों की जो भावनाएं हैं उस भावनाएं उनको भी मानना चाहिए। अंत में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम चरण में आईओसी से सवाल है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, वैकल्पिक समाधान की जहाँ तक बात होती है यूसीसी की? सर मेरा तो यूसीसी पर यही ओपिनियन है कि वी शुड डेफिनेटली इम्प्लीमेंट यूसीसी, क्योंकि यूसीसी इज वन लॉ विच विल रैशनलाइज ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिस विद यूनिफॉर्म बेसिस। और ये जो लॉ मेकिंग है ये हमारा टाइम मनी भी सेव करेगा एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन अ यूनाइटिंग फैक्टर टू। And I can't understand one thing, that why people argue that UCC will dilute the diversity. Diversity को कहाँ dilute कर रहा है? अगर एक बार UCC implement हो जाता है तो government will try to provide the safeguards for diversity, जिससे हमारी country में uniformity बनी रहेगी। और sir, as you asked me about the other solutions apart from UCC, so there can be many other solutions too, but I believe that UCC is the best way to promote secularism, and इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी कम होगा और सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे और स्पेशल वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिलेंगे। तो आई थिंक यूसीसी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बट अगर फिर भी हम ऑल्टरनेट चॉइस रखना चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें पहले तो यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। बट जो लोग यूसीसी के अगेंस्ट हैं या जो लोगों में यूसीसी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों के लिए हम पर्सनल लॉज रख सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड उस टाइम पीरियड में वो अपनी जो लिबरल आइडियोलॉजी है उसको डेवलप कर पाएंगे और थोड़ी सी यूसीसी के बारे में वो और ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं उस टाइम पीरियड में। और बाद में इससे क्या होगा कि जो हमारी कंट्री में डिस्प्यूट्स वगैरह या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे इन फ्यूचर। सो वी शुड डेफिनेटली इम्प्लीमेंट यूसीसी एंड it will definitely have a positive impact on our Indian society. So ओके, बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मकसद है कि इस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिबेट्स पे न सिर्फ स्टूडेंट्स कम्युनिटी बल्कि आम भारतीय नागरिकों में भी एक अच्छी समझ विकसित कर सके, और हम आगे भी इस तरह के एपिसोड्स आपके सामने लाते रहेंगे। बहरहाल इस एपिसोड्स में इतना ही, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।